बर्फीली हवाओं में लिपटा वह उत्तर का राज्य, जहां पतझड़ भी सुनहरी लगती थी और सर्दी में भी महलों की दीवारें धूप की तरह गर्माहट देती थीं। वहीं था सिंहदरा। इस राज्य के सिंहासन पर विराजमान था राजा वसुराज। उम्र मात्र 25 वर्ष। शरीर जैसे शिल्पकार की कल्पना हो और चेहरा ऐसा कि हर दरबारी एक टक देखे। पर उस चेहरे की सबसे बड़ी पहचान उसकी आंखों में छिपी राजनीति थी। वो देखता सब कुछ था पर समझाता कुछ नहीं। वसुराज के जीवन में सौंदर्य की कोई कमी नहीं थी। महल के हर कोने में रानियां थीं, कुछ मुस्कान की तरह मुलायम, कुछ तूफान की तरह तेज। उसकी पहली रानी माधवी थी, दक्षिण से आई थी, नृत्य में निपुण। हर सभा में उसकी अदाओं के चर्चे होते। दूसरी थी चंद्रकांता, राजनीति में गहरी समझ रखने वाली, जिसे वसुराज अपनी गुप्त मंत्रणा में भी शामिल करता। तीसरी रानी थी माधुरी, कम उम्र पर गाने की ऐसी जानकार कि उसके सुरों से दरबार के खंभे भी गूंज उठते। और ऐसी ही कई रानियां थीं जिनमें वसुराज खोया रहता। लेकिन कहानी की असली करवट तब आई जब उत्तर पश्चिम के सीमांत पर बसे राज्य स्वर्णगढ़ से युद्ध छिड़ गया। स्वर्णगढ़ का राजा वृद्ध था, पर उसकी रानी मृणालिका उतनी ही अद्वितीय। उम्र उसकी 45 वर्ष से ऊपर थी, लेकिन उसका चेहरा आज भी वैसा ही था जैसा युवावस्था में रहा होगा। हल्के चांदी जैसे बाल पर नजरें इतनी धारदार कि राजा महाराजा भी उनसे बच ना पाते। वसुराज ने स्वर्णगढ़ को सैन्य चालों से घेर लिया था। वृद्ध राजा जानता था कि युद्ध में अब पराजय निश्चित है। ऐसे में स्वर्णगढ़ की रानी ने वह प्रस्ताव रखा जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। अगर सिंहदरा के राजा वसुराज हमसे युद्ध जीत जाए, रानी ने कहा, तो हमारे राज्य को बचाने की एक ही शर्त होगी, मैं स्वयं उनकी पत्नी बन जाऊंगी। दरबार में सन्नाटा छा गया था। वृद्ध राजा ने सिर झुका लिया। उसके पास और कोई रास्ता न था। उसने प्रस्ताव को पहले खेल समझा। एक अध बूढ़ी रानी उसकी जवानी के महल में वह क्या करेगी? पर जब उसने पहली बार रानी मृणालिका को देखा तो समझ गया कि यह औरत सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं, बल्कि एक समय की शेरनी है जो अब भी घाव खाकर जी रही है। वसुराज ने युद्ध जीता। स्वर्णगढ़ झुका, लेकिन उसने राज्य को हथियाने के बजाय उस शर्त के अनुसार रानी मृणालिका से विवाह किया और फिर स्वर्णगढ़ उसी को लौटा दिया। कई लोग बोले यह राजनीति का हिस्सा था। कईयों ने कहा यह कमजोरी थी। पर वसुराज जानता था कि यह चाल ही उसका सबसे बड़ा विजय बिंदु है, क्योंकि अब स्वर्णगढ़ उसकी छाया में था, बिना खून बहाए। शादी का दिन भव्य था। महलों की दीवारें सजाई गईं, दियों से आंगन जगमगाए। मृणालिका ने लाल रंग की कशीदाकारी साड़ी पहनी थी और उसके गले में पड़े मोती के हार की बजाय उसकी आंखें ज्यादा चमक रही थीं। वसुराज ने उसके साथ साथ फेरे लिए, लेकिन उन फेरे में कोई स्पर्श, कोई मिलन, कोई अपनापन न था। रात आई और रानी उस सजे हुए कमरे में बैठी रही, अकेली। वसुराज के कदम महल के दूसरे छोर की ओर बढ़ चुके थे, जहां माधवी उसका इंतजार कर रही थी। मृणालिका खिड़की के पास बैठी रही। उसकी आंखें रो नहीं रही थीं, पर उनमें एक ठहराव था, जैसे कोई नदी जो अब समंदर में नहीं मिल पाएगी। उसे वसुराज से प्यार नहीं चाहिए था, शायद ना ही साथ, पर इतना जरूर था कि जब उसने शादी का प्रस्ताव दिया था, वह सिर्फ सत्ता की रेखा नहीं खींच रही थी, वह खुद को भी सौंप रही थी। पर वसुराज को उसमें उम्र दिखी, चेहरा नहीं, समझ दिखी, शरीर नहीं और एक रानी दिखी, औरत नहीं। महल के गलियारों में हर दिन नई हलचल होती। राजा वसुराज का जीवन उस रंगीन चादर की तरह था जिसमें हर रंग अपनी अलग जगह पर बिखरा हुआ था। कभी वह माधवी की हंसी में डूबा रहता तो कभी चंद्रकांता की सलाहों में उलझा हुआ दिखाई देता। उसकी रातें नृत्य, संगीत और राजनीति के बीच गुजरती थी और हर सुबह नए निर्णयों के साथ दस्तक देती थी। लेकिन महल के सबसे दूर वाले हिस्से में, जहां न दरबारियों की आवाज पहुंचती थी न शहनाइयों का शोर, वहां रहती थी रानी मृणालिका। वो अब आधिकारिक रूप से सिंहदरा की रानी थी, लेकिन उसके कमरे का सन्नाटा बताता था कि हक सिर्फ नाम का था।
दिन में वह राजकीय धर्म निभाती, द्वार पर बैठती, भजन सुनती, मंदिर जाती, लेकिन रात होते ही जैसे महल का हर कोना उससे पराया हो जाता। वो अपने कमरे की खिड़की से अक्सर उन रानियों को देखती जो वसुराज की हंसी में शरीक होतीं, जिनके आभूषणों की खनक राजा के दिल तक पहुंचती। उन्हें देखकर मृणालिका मुस्कुराती भी थी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें तंज कम और तड़प ज्यादा होती। उसने कभी वसुराज से कुछ नहीं मांगा, न प्रेम, न वचन, न ही अधिकार, लेकिन वह उम्मीद रखती थी कि शायद कोई एक पल आएगा जब वसुराज उसकी आंखों देखेगा, केवल झुर्रियों को नहीं, उसकी भीतर की आग को पहचानेगा। लेकिन वो पल आता नहीं था। एक दिन दरबार में चर्चा चली कि उत्तर की सीमाओं पर फिर हलचल है। वसुराज व्यस्त हो गया। सेनापतियों की बैठकों में, गुप्तचरों की रिपोर्ट में और माधवी के सुझावों में मृणालिका को बुलावा नहीं भेजा गया, ना ही सलाह के लिए पूछा गया, जबकि वह वर्षों तक स्वर्णगढ़ की नीति का आधार रही थी। मृणालिका समझ गई थी कि उसका अस्तित्व महल में है, लेकिन महत्व नहीं। कभी कभी वह अपने पुराने जीवन को याद करती, वो दिन जब राजा उसकी बातों पर भरोसा करता था, जब वह रणभूमि की नीतियां खुद बनाती थीं। अब उसे सिर्फ इसीलिए याद किया जाता था कि वह एक संधि का हिस्सा थी। रात होते होते रानियों का महल रोशन हो जाता, लेकिन मृणालिका का हिस्सा अंधेरे में डूबा रहता। उसकी दासी कभी कभी पूछती, रानी मां, क्या आपको कुछ चाहिए? और वह मुस्कुराकर कह देती, हां, एक अच्छी नींद। लेकिन उस नींद में हमेशा वही चेहरा आता, राजा वसुराज का, जो उसके करीब होकर भी सबसे दूर था। कभी कभी मृणालिका अपने बालों को संवारते हुए आईने में खुद से पूछती, क्या सच में मेरी उम्र ही मेरी पहचान बन गई है? और आईना चुपचाप वही चेहरा दिखाता जिसमें अब भी शौर्य की परछाइयां थीं, सौंदर्य की रेखाएं थीं, पर वसुराज के लिए केवल सालों की गिनती बची थी। वो हर दिन खुद को मजबूत दिखाती रही, लेकिन भीतर से जैसे हर दिन कुछ टूटता रहा। और उस टूटन की आवाज सिर्फ वह सुन सकती थी, या फिर शायद वह खिड़की जिसके बाहर पूरी दुनिया वसुराज की थी और अंदर एक रानी जो रानी होकर भी अकेली थी। राजा वसुराज का जीवन एक इंद्रधनुष की तरह था। हर रंग उसमें मौजूद था, हर रंग उसकी इच्छा से जुड़ा था। उसकी हर रानी किसी न किसी राज्य की सौगात थी, कभी शांति की शर्त, कभी प्रेम का परिणाम, और कभी बस एक आकर्षण का खेल। वे सभी युवा थीं, सौंदर्य से परिपूर्ण और राजा की पसंद के हिसाब से सजी समरी। हर शाम वसुराज किसी न किसी रानी के पास होता, कभी माधवी के साथ बाग में टहलता, कभी चंद्रवती की बांसुरी सुनता, तो कभी चित्रा के साथ शतरंज खेलता हुआ दिखाई देता। हर रानी की अपनी जगह थी, राजा के दिल में, समय में और यादों में। लेकिन मृणालिका के हिस्से में कुछ नहीं आता था, न समय, न स्पर्श, न संवाद। उसके हिस्से में सिर्फ खामोशियां थीं जो रात के साथ और गहरी हो जातीं। मृणालिका महल के उस हिस्से में रहती थी जहां न हंसी की आवाज पहुंचती थी, न चूड़ियों की खनक। वहां सिर्फ हवा चलती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे जीवन चल रहा था, बिना किसी उद्देश्य के। उसकी आंखें हर रात छत की ओर टिक जातीं, वो छत जो कभी राजमहल की थी, कभी उसकी अपनी थी, लेकिन अब बस एक सीमित आसमान थी जिसके नीचे वह खुद को पराजित महसूस रहती थी। उसके अंदर अब भी आग थी। वह वही स्त्री थी जिसने एक समय अपने पति को पराजित होते देखा, अपने राज्य को टूटते देखा, लेकिन अपने चेहरे की मुस्कान को नहीं टूटने दिया। उसने राजनीति को समझा था, स्वीकारा था, उसने स्वयं को सौंपा था, राजा को नहीं बल्कि राज्य की शांति को। लेकिन अब जब चारों ओर प्रेम और आकर्षण का उत्सव था, तब उसके हिस्से में केवल मौन था। वह खुद से पूछती, क्या मेरा सौंदर्य सिर्फ युद्ध जीतने के लिए था? क्या मैं सिर्फ एक विजेता की शर्त हूं? उसका मन चिल्लाना चाहता था, लेकिन जुबान ने जैसे संधि की शपथ खा ली थी। वो कभी अपनी दासी से नहीं कहती कि वो टूट रही है। वो हर सुबह वही श्रृंगार करती है, वही वस्त्र पहनती है, वही मुस्कान ओढ़ती है, लेकिन अंदर से हर दिन खाली होती जाती है। एक शाम जब दूर कहीं से रानी माधवी की हंसी सुनाई दी, मृणालिका अपनी खिड़की से आसमान की तरफ देखने लगी।
माधवी की उम्र उसके आधी रही होगी, लेकिन आवाज उसकी पूरी दुनिया पर भारी थी। उसी पल मृणालिका के मन में एक विचार कौधा। क्या किसी स्त्री की पहचान उसकी उम्र से होती है, या उसकी उपयोगिता से? वो फिर अपने कमरे की ओर मुड़ी, आईने के सामने बैठी और खुद को देखा। वो वही चेहरा था जिसकी एक मुस्कान पर कभी दरबार चुप हो जाया करता था। अब वो मुस्कान सिर्फ आईने के लिए थी, क्योंकि उसके सिवा अब कोई उस मुस्कान को पहचानता ही नहीं था। उस रात मृणालिका ने पहली बार खुद से नहीं, अपनी किस्मत से सवाल किया, क्या कोई औरत सिर्फ सत्ता के लिए पैदा होती है, या उसके हिस्से में कभी प्रेम भी लिखा जाता है? और फिर वो चुपचाप सो गई, ठीक वैसे ही जैसे कोई टूटकर बिखरता नहीं बल्कि धीरे धीरे मिटता है, बिना आवाज के। महल की रातें अक्सर शोर से भरी होती थीं, बाजों की आवाज, वाद्य यंत्रों का मधुर स्वर और रानियों की खिलखिलाहटें। पर रानी मृणालिका का कक्ष हमेशा उन आवाजों से दूर रहता था, जैसे समय ने वहां आना ही छोड़ दिया हो। उस रात भी जब पूरा महल किसी उत्सव की तरह जीवंत था, मृणालिका की आंखें शून्य में स्थिर थीं। ना नींद का कोई नामो निशान, ना थकावट की कोई शिकायत, बस एक बेचैनी जो दिल के किसी कोने में सांसें ले रही थी। वो उठी, धीरे धीरे, बिना किसी आहट के, जैसे हर कदम आत्मा की थकावट हो रहा हो। दासी ने चौंक कर देखा। रानी मां, आप इतनी रात गए, मैं राजा से मिलना चाहती हूं, मृणालिका ने कहा। आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें कोई हिचक नहीं थी। दासी ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मृणालिका की आंखों में एक ऐसा निर्णय था जिसे टाला नहीं जा सकता था। महल के गलियारे में हल्की सी ठंडक थी, और दूर से जश्न की आवाजें आ रही थीं, जहां राजा वसुराज की अन्य रानियां महल के उत्सव में व्यस्त थीं। हर कमरे में महफिलें सजी थीं, लेकिन मृणालिका के दिल में कोई खुशी नहीं थी। वो अकेलेपन की तन्हाई से थक चुकी थी। उसका शरीर शायद थका नहीं था, लेकिन आत्मा पूरी तरह टूट चुकी थी। उस रात मृणालिका ने तय किया था कि वह कुछ बदलेगी। उसने खुद से कहा, आज रात मैं राजा से मिलूंगी। वह धीरे धीरे महल के उस हिस्से की ओर बढ़ी जहां राजा वसुराज का कक्ष था। महल के रास्ते उस समय सुनसान थे, जैसे कोई उसकी मंजिल तक पहुंचने की राह रोकने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन मृणालिका अब खुद को रोकने नहीं दे सकती थी। वह राजा से मिलने जा रही थी। उसे सिर्फ बात नहीं करनी थी, बल्कि एक संवाद की शुरुआत करनी थी, जो शायद किसी भी राजमहल की दीवारों में छिपा हुआ था। वो कक्ष के पास पहुंची जहां वसुराज ने अपनी रानियों के साथ बैठने की आदत डाल ली थी। वसुराज का कमरा बड़ा था और दीवारों पर सजे चित्र जैसे बोल रहे थे। राजमहल के गौरव को दर्शाते हुए, वसुराज की शक्ति को चुपचाप बयां करते हुए रानी मृणालिका ने एक गहरी सांस ली। फिर धीरे से दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाजे के बाहर खद्दा दरबान चौंका। रानी मृणालिका को देखते ही उसने तुरंत दरवाजा खोला। मृणालिका का चेहरा शांत था, पर आंखों में कुछ था, कुछ जो अनकहा था, लेकिन बहुत कुछ कहता था। रानी कमरे में दाखिल हुई। अंदर राजा वसुराज अपने शतरंज के खेल में छोटी रानी के साथ व्यस्त था। वसुराज की आंखों में चमक थी, मानो वह किसी जीत की तैयारी कर रहा हो। रानी हंसते हुए एक मोहरा आगे बढ़ा रही थी। वसुराज की नजरें कभी खेल पर तो कभी रानी के चेहरे पर जाती, लेकिन जैसे ही मृणालिका का प्रवेश हुआ, एक अजीब सी खामोशी छा गई। छोटी रानी वसुराज से बिना कुछ कहे उठी और बाहर चली गई, और राजा वसुराज की आंखों में एक पल के लिए चौंकने का संकेत था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मृणालिका धीरे धीरे राजा के पास पहुंची। उसने बिना एक शब्द कहे वसुराज का हाथ थाम लिया। वसुराज पहले तो चौंका और फिर अपनी सहज आदत के अनुसार उसने अपना हाथ झटकने की कोशिश की, पर मृणालिका की पकड़ मजबूत थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बूढ़ी नहीं हूं, मैं सिर्फ थकी हुई हूं। उसकी आवाज में ना तो आक्रोश था, न शिकायत, सिर्फ एक हल्की सी उदासी थी, जो अब धीरे धीरे उसकी पूरी शख्सियत का हिस्सा बन चुकी थी। राजा वसुराज कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप मृणालिका के शब्दों को सुनता रहा। एक अजीब सा एहसास उसकी आत्मा में गहरे तक उतरने लगा। पहले उसे कभी ऐसा नहीं लगा था। वह हमेशा से सिर्फ मृणालिका को एक राजनीतिक कदम के रूप में देखता था। उसके लिए वह केवल एक सौंदर्य थी,
जो एक युद्ध में जीतने के बाद उसकी सत्ता का हिस्सा बन गई। लेकिन आज किसी कारण से राजा वसुराज को महसूस हुआ कि उसके आसपास की हर शख्सियत सिर्फ एक भूमिका निभाने के लिए नहीं है। रानी मृणालिका की आंखों में जो बेचैनी थी वो उसने पहली बार महसूस की थी। क्या वह सच में इसे समझ पा रहा था? मृणालिका ने वसुराज का हाथ फिर धीरे से छोड़ दिया और उठ खड़ी हुई। मैं कुछ मांगने नहीं आई थी, उसने कहा। मैं सिर्फ तुम्हें याद दिलाने आई थी कि तुम्हारे पास एक औरत है जो युद्ध नहीं हारती, पर भावनाओं में रोज हार रही है। फिर बिना एक शब्द कहे वह कमरे से बाहर चली गई। वसुराज वहीं बैठा रहा। शतरंज की गोटियां वैसी की वैसी पड़ी थीं, लेकिन अब खेल का रूप बदल चुका था। वह टुकड़ों में बंटी, लेकिन उसे कहीं गहरी एक भावना थी जो उसकी आत्मा को छू रही थी। उसकी नजरें अब उस जगह पर थीं जहां मृणालिका कुछ पल पहले बैठी थी। वहां अब कोई था जिसकी आत्मा में कुछ था जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। मृणालिका का जादू कोई मायाजाल नहीं था। यह एक सूक्ष्म लेकिन बहुत सशक्त एहसास था जो राजा के दिल और दिमाग के बीच कहीं गहरे उतर चुका था। और उस रात वसुराज ने महसूस किया कि वह सिर्फ एक राजा नहीं था, वह एक इंसान भी था जिसे अब खुद से सवाल करने की जरूरत थी। वसुराज की आंखों में वह सवाल गहरे होते गए। मृणालिका की आवाज उसे कहीं दूर से गूंज रही थी। मैं बूढ़ी नहीं हूं, मैं सिर्फ थकी हुई हूं। इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं था और शायद कभी नहीं होगा। लेकिन एक चीज साफ थी, रानी मृणालिका अब सिर्फ उसकी एक रानी नहीं रही थी। वो किसी और रूप में, किसी और तरीके से राजा वसुराज की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। अगली रात महल में वैसी ही खामोशी थी जैसी किसी तूफान के आने से पहले होती है। हवा में अजीब सी सर्दी थी, लेकिन रानी मृणालिका के कमरे में एक और किस्म की बेचैनी तैर रही थी। कल रात की मुलाकात ने कुछ तो बदल दिया था। रानी अपनी बड़ी सी खिड़की के पास बैठी थी। बाल खुले थे, आंखें दूर किसी सोच में खोई हुई थीं। हर रात की तरह अकेलापन इस रात भी था, लेकिन एक उम्मीद का कण उसके मन में जाग चुका था। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। यह कोई सामान्य दस्तक नहीं थी, यह धीमी थी, झिझकती हुई, पर फिर भी भीतर उतरने वाली। रानी ने दरवाजा खुलवाया और सामने था राजा वसुराज। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में कुछ था, कुछ अधूरा जिसे वो शायद खुद भी समझ नहीं पाया था। दोनों कुछ देर यूं ही खड़े रहे बिना कुछ कहे। फिर राजा ने धीरे से कहा, क्या आज की रात तुम्हारे साथ बैठ सकता हूं? रानी मुस्कुराई नहीं, बस सिर हिलाया। यह मुस्कान नहीं, एक स्वीकृति थी उस आत्मा की जो सालों से प्यासा था और अब किसी अपने के पास बैठना चाहता था। राजा कमरे में दाखिल हुआ। इस बार रानी ने उसके लिए कोई रस्म नहीं सजाई, कोई श्रृंगार नहीं किया। वो जैसी थी वैसी ही थी, और शायद वही सच्चाई उस रात की सबसे बड़ी सुंदरता थी। राजा ने पास आकर रानी का हाथ थामा। इस बार उसने झटका नहीं, बल्कि वही पकड़ मजबूत थी जैसे दो समय एक दूसरे से जुड़ने को आतुर हो। रानी ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, मैंने हमेशा इंतजार किया, पर अब मैं मांगने नहीं आई। मैं तुम्हें वो देने आई हूं जो तुमने कभी मांगा भी नहीं, एक सच्ची संगिनी। उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ शरीरों का नहीं, दो अनुभवों का मिलन था। उस रात उस कमरे की दीवारें गवाह बनी कि जवानी और बुढ़ापा कोई शरीर की सीमा नहीं, बल्कि अनुभवों और चाहतों का संतुलन होता है। राजा का यौवन और रानी की ठहराव भरी उम्र टकराए नहीं, बल्कि एक दूसरे को गहराई से महसूस करने लगे। कमरा जैसे सांस ले रहा था। हर आहट, हर स्पर्श में न कोई जल्दी थी, न कोई दिखावा। एक बुजुर्ग आत्मा और एक युवा दिल ने पहली बार एक साथ धड़कना शुरू किया। उस रात रानी मृणालिका सिर्फ एक स्त्री नहीं थी, वो एक पूरा इतिहास थी जिसे वसुराज ने पहली बार पढ़ा था। सुबह हुई तो कमरे में सिर्फ शांत सूरज की रोशनी थी और वो दो लोग जो अब पहले जैसे नहीं रहे थे। राजा बिना कुछ कहे उठकर चला गया, लेकिन उसके कदमों में अब एक नई गंभीरता थी। मृणालिका खामोश थी, पर उसकी आंखों में ठहराव था। अब वो इंतजार नहीं करेगी।
अब वो जिएगी। उसके बाद दरबार बदलने लगा। रानी मृणालिका अब अपने कमरे तक सीमित नहीं रही। वह दरबार में दिखाई देने लगी, कभी किसी न्याय सभा में, कभी मंत्री परिषद में। शुरुआत में कुछ दरबारी हंसते थे, बूढ़ी रानी राजनीति करेगी। लेकिन वो हंसी तब थमी जब रानी ने एक पुराने विवाद को सुलझा दिया जो महीनों से उलझा पड़ा था। रानी ने एक एक कर अपनी रणनीतियां सामने रखनी शुरू की। वह जानती थी कि किस मंत्री को क्या सुनना पसंद है, किस दरबारी की महत्वाकांक्षा कहां तक जाती है। वर्षों तक अपने पुराने राज्य में शासन को पास से देखने वाली रानी ने हर चेहरे की तह तक जाना सीखा था। अब वही अनुभव इस राज्य के भीतर असर डाल रहा था। राजा वसुराज भी यह सब देख रहा था। उसे पहले यह रानी सिर्फ एक संधि का परिणाम लगती थी। अब वह महसूस करने लगा था कि शायद उसी ने सबसे बड़ा सौदा किया था, लेकिन बिना समझे। दूसरी रानियां जो अब तक महलों में अपनी सुंदरता और युवावस्था पर गर्व करती थीं, अब मृणालिका की तरफ देखती और असहज हो जाती, क्योंकि मृणालिका अब केवल सौंदर्य नहीं थी, वह अब सत्ता थी। एक सभा में जब राजा ने सलाहकारों से पूछा कि राज्य की सीमा पर हो रहे विवाद का समाधान क्या हो सकता है, तब मृणालिका ने बीच में बोलने की अनुमति मांगी। राजा ने पहली बार सभा में उसकी बात सुनी। मृणालिका ने नक्शा मंगवाया और बहुत ही साधारण भाषा में समझाया कि कैसे एक छोटा सा व्यापारिक समझौता उस पूरे विवाद को बिना तलवार उठाए सुलझा सकता है। सभा में सन्नाटा छा गया। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि बूढ़ी रानी इतनी सूझबूझ रखती है। राजा वसुराज ने उसकी बात को स्वीकार किया और कुछ ही हफ्तों में विवाद समाप्त हो गया। अब वसुराज को यह समझ आने लगा था कि जो चीज उसे सबसे कमजोर लगती थी, वही शायद उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। मृणालिका की आंखों में अब फिर से वही चमक थी, लेकिन अब वह अकेलेपन की नहीं थी, वो सत्ता की थी। पर यह सत्ता हिंसा की नहीं थी, यह सत्ता विचारों की थी, चालों की थी, कूटनीति की थी। राजा अब रानी को देखने का तरीका बदल चुका था। अब वो उसकी उम्र नहीं देखता था, बल्कि उसकी दूरदृष्टि को समझता था। मृणालिका अब उसकी संगिनी नहीं, उसकी साथी भी थी। राज्य संचालन में, भविष्य की योजनाओं में और सबसे जरूरी उसके अंतर्मन के द्वंद्व में। और यह सब शुरू हुआ था एक रात से, जहां दो विपरीत ध्रुव पहली बार एक दूसरे की ओर बढ़े थे। अब ना कोई उम्र मायने रखती थी, ना कोई सौंदर्य। अब केवल अनुभव, विश्वास और सामर्थ्य ही राज्य की नई भाषा बन चुके थे। लेकिन इन सब के बीच महल की दीवारों में एक बेचैन हवा थी, जैसे किसी ने अचानक एक ऐसा सच खोल दिया हो जिसे सबने जानना तो चाहा था, लेकिन देखने की हिम्मत कभी नहीं जुटाई थी। राजा वसुराज के दरबार में उस दिन सन्नाटा था। किसी ने कुछ कहा नहीं, पर सबकी आंखों में वही सवाल था, क्या यह सच है? हां, सच था। छोटी रानी, जिसकी सुंदरता के किस्से दूर दूर तक गाए जाते थे, महल छोड़कर किसी और के साथ भाग चुकी थी। कोई मामूली दरबारी नहीं था वो, बल्कि एक गुप्त प्रेमी जो वर्षों से उसके साथ छुपकर मुलाकातें करता रहा, और वसुराज, जिसने छोटी रानी को अपने जीवन की सबसे खूबसूरत रचना माना था, अब खड़ा था जैसे उसकी सारी सोच की नींव ही बिखर गई हो। रात होते होते यह खबर पूरे महल में फैल चुकी थी। राजा ने किसी से बात नहीं की, ना किसी रानी से, ना किसी मंत्री से। वह बस अपने कमरे में बंद हो गया था। पर दीवारें जब चुप हो जाती हैं तो आत्मा बोलने लगती है, और वसुराज की आत्मा पहली बार खुद से कुछ पूछ रही थी। उस रात जब रानी मृणालिका उसके कमरे में पहुंची, तो ना वो सज धज कर आई थी, न किसी आग्रह के साथ। वो बस एक गहरे आत्मविश्वास और नरमी के साथ आई थी, जैसे कोई तूफान में किसी के कंधे पर हाथ रख दे। वसुराज उसे देखकर चौंका नहीं, बल्कि कुछ देर तक उसकी आंखों में देखने के बाद उसने खुद से नजरें झुका ली। वो जानता था इस औरत की आंखें अब उसे उसकी असलियत दिखाने वाली हैं। मृणालिका ने कुछ नहीं कहा। वो पास आई, कुर्सी खींचकर बैठ गई और धीरे से बोली, सुंदरता तो सबको मिलती है, पर वफा कुछ और चीज होती है। वो सिखाई नहीं जाती, वो निभाई जाती है। वसुराज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रानी जानती थी कि उस पर यह शब्द वैसे ही असर कर रहे हैं
जैसे किसी घायल पर हल्के से मलहम रखा जाए। कुछ मिनट की चुप्पी रही। फिर राजा ने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था सुंदरता ही विश्वास लाती है, पर शायद मैं गलत था। मृणालिका मुस्कुराई नहीं। उसके चेहरे पर एक शांति थी, एक स्त्री की जो बहुत कुछ देख चुकी हो, लेकिन अब तक टूटी नहीं। उसने कहा, राजा, जिस घर की नींव सिर्फ सजावट से रखी जाए, वो पहला तूफान सह नहीं पाता। तुमने मुझे कभी पसंद नहीं किया, क्योंकि तुम्हें लगता था कि मैं पुरानी हूं, लेकिन मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं और ना कभी तुम्हारे पीछे किसी और छाया में खड़ी हुई। क्या यह सुंदरता नहीं? राजा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन पहली बार सिर्फ चेहरे पर नहीं, उसकी आंखों में। और उन आंखों में उम्र नहीं थी, अनुभव था। पीड़ा थी पर घृणा नहीं थी। आत्मसम्मान था पर घमंड नहीं था। पहली बार वसुराज को लगा, यह औरत मुझसे उम्र में बड़ी नहीं, सोच में ऊंची है। मृणालिका उठी और जाने लगी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, वसुराज ने उसे रोक लिया। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा और समय बिता सकती हो? यह आग्रह नहीं था, यह हार थी एक ऐसे राजा की जो अपनी सुंदरियों से भरा महल खोकर अब एक वफादार आत्मा को थामना चाहता था। मृणालिका पलटी। उसकी आंखों में पहली बार एक हल्की सी नमी दिखी, क्योंकि जो प्यार मांगकर नहीं मिला था, वो अब आदर बनकर सामने आ रहा था। अगले कुछ दिनों में दरबार फिर से शुरू हुआ, लेकिन इस बार रानी मृणालिका की उपस्थिति कुछ और भारी महसूस होने लगी। वह अब सिर्फ सलाह नहीं देती थी, लोग उसकी बात ध्यान से सुनते थे। पहले जिसे लोग केवल राजनैतिक सौदे की रानी कहते थे, अब उसे राजा की सोच की असली साथी कहा जाने लगा। छोटी रानी के भाग जाने के बाद कुछ दरबारियों को लगा था कि राजा बिखर जाएगा, पर वो नहीं जानते थे कि उस राजा के पास एक ऐसी स्त्री थी जो सिर्फ समय के साथ नहीं, हर तूफान के साथ मजबूत हुई थी। और अब जब राजा झुका था, तो उस रानी ने उसे टूटने नहीं दिया, बल्कि संभाल लिया। दरबार में अब चर्चा होती थी, शायद यह वही रानी है जिसे कभी बूढ़ी समझकर कोई दिल ना दे सका, लेकिन आज वही रानी है जो पूरे राज्य का दिल जीत रही है। रानी मृणालिका अब किसी ताज की मोहताज नहीं थी। उसके पास वो था जो सबसे दुर्लभ होता है, एक राजा का सम्मान, उसकी नजर और सबसे अहम उसकी समझ। और यह सब शुरू हुआ था उस एक क्षण से, जब एक वाक्य ने एक राजा की आंखों से धुंध हटा दी थी। सुंदरता तो सबको मिलती है, पर वफा कुछ और चीज होती है। समय धीरे धीरे अपने चक्र में आगे बढ़ता गया। महल में रथुएं बदली, चेहरे बदले, पर एक चीज कभी नहीं बदली। वह थी रानी मृणालिका की मौन उपस्थिति। अब वह ना ज्यादा बोलती थी, ना ही ज्यादा चलती फिरती थी, लेकिन उसकी नजरों में कुछ ऐसा स्थिर हो गया था जिसे अब राजा वसुराज रोज पहचानता था। रानी अब उस अवस्था में पहुंच चुकी थी जहां शरीर जवाब देने लगता है, पर आत्मा अभी भी जाग रही होती है। वो धीरे धीरे चलती थी और ज्यादातर समय अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी रहती थी। वो खिड़की अब उसकी आंखों का एकमात्र रास्ता बन गई थी, जिससे वह महल, आसमान और दूर जाते सूरज को देखा करती थी। राजा वसुराज, जो पहले कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था, अब रोज उसके कमरे में आता। कभी कुछ कहे बिना बस बैठ जाता, कभी उसके लिए कुछ खास चीजें लेकर आता जो उसे पसंद थीं, कभी पुराने दिनों की कोई किताब, कभी उसकी पसंदीदा धुन बजवाता था, कभी बस चुपचाप उसका हाथ थामे रहता। एक दिन दरबार में खबर आती है, एक सीमावर्ती राज्य ने विद्रोह कर दिया है। सेना को वहां भेजना अनिवार्य है और खुद राजा को मोर्चा संभालना पड़ेगा। यह वही युद्ध था जहां राजनीति फिर ताकत की जुबान बोल रही थी। वसुराज रानी के कमरे में आया। मृणालिका खिड़की के पास बैठी थी, जैसे हमेशा रहती थी। राजा उसके पास बैठा और थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, मुझे जाना होगा। इस बार शायद समय थोड़ा लगे, लेकिन जब लौटूंगा तो सबसे पहले तुम्हारे पास आऊंगा, मैं वादा करता हूं। रानी कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। वो मुस्कान किसी राजनैतिक विजय की नहीं थी, वो एक थकी हुई लेकिन पूरी आत्मा की मुस्कान थी, जिसने सब कुछ सहा, सब कुछ देखा और अब कुछ भी खोने से नहीं डरती थी। राजा चला गया और रानी वहीं खिड़की के पास बैठकर दिन रात उसकी राह देखने लगी। रानी अब बहुत कमजोर हो गई थी,
महल के वैद्य आते, दवाइयां देते, लेकिन वह किसी से ज्यादा बात नहीं करती। वो बस एक ही बात कहती, जब वसुराज लौटेगा तो मुझे बताना, मैं आंखें खोलना चाहती हूं। फिर एक दिन जब वसंत लौट आया था, महल के मुख्य दरवाजे पर एक सवार आया। वो दौड़ते हुए आया और ऊंचे स्वर में चिल्लाया, राजा वसुराज लौट रहा है, युद्ध समाप्त हो चुका है, राजा लौट रहा है। महल में उत्साह था, नगाड़े बजाए गए, फूल बिछाए गए, हर कोई राजा के स्वागत की तैयारी में लग गया। लेकिन रानी मृणालिका के कमरे की खिड़की बंद थी। जब राजा वसुराज महल पहुंचा, वो किसी और से नहीं मिला, सीधा उस खिड़की के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने कमरे के भीतर सन्नाटा महसूस किया। मृणालिका पलंग पर लेटी थी, शांत, स्थिर और पूरी तरह चुप। सेविका ने धीमे स्वर में कहा, राजा, वो आपको याद करती रही, हर रोज खिड़की से बाहर देखती रही, लेकिन आज सुबह अचानक सांसें बंद हो गईं। राजा कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें भर आईं, पर आंसू नहीं गिरे। वो पलंग के पास गया, धीरे से रानी का हाथ पकड़ा, जो अब ठंडा हो चुका था। उसने उसकी आंखों की ओर देखा और पहली बार उसे लगा कि वो इस बार उससे आंखें चुराकर नहीं देख रही, बल्कि उसे हमेशा के लिए अपनी नजरों में समेट चुकी है। उसने वहीं बैठकर कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसका सिर अपनी गोद में रखा और वही शब्द दोहराए जो कभी रानी ने उसे कहे थे, सुंदरता तो सबको मिलती है, पर वफा कुछ और चीज होती है। वो शब्द अब सिर्फ किसी महिला की कहानियों का हिस्सा नहीं थे, बल्कि एक राजा के हृदय की सबसे सच्ची पीड़ा बन चुके थे। मृणालिका अब नहीं रही थी, लेकिन वसुराज के जीवन की सबसे कीमती जीत वही थी, जो न युद्ध में मिली, न दरबार में, बल्कि एक स्त्री के धैर्य, वफा और आत्मा के समर्पण से मिली थी। रानी को महल के सबसे ऊंचे स्थान पर दफनाया गया, जहां से वह अपनी प्रिय खिड़की से पूरे राज्य को देख सकती थी। वहां पत्थर पर एक पंक्ति गुदवाई गई, जिसे सबने अधबूढ़ा कहा, वही मेरी सबसे बड़ी रानी थी। इस कहानी का निष्कर्ष सौंदर्य क्षणिक हो सकता है, लेकिन वफा, समझदारी और आत्मिक प्रेम वो दौलत है जो समय के साथ और कीमती हो जाती है। राजा वसुराज ने जब युद्ध जीता, तब वह शक्ति के नशे में था। उसने रानी मृणालिका को सिर्फ एक राजनीतिक सौदा समझा। उसकी उम्र देखी, उसकी आत्मा नहीं। लेकिन समय ने सिखाया कि सच्चा प्रेम न जवानी मांगता है, न सुंदरता। वो मांगता है समर्पण, धैर्य और वफा। मृणालिका, जिसे अधूढ़ी समझकर नजरअंदाज किया गया, अंत में वही स्त्री बन गई जिसने राजा के दिल पर स्थायी विजय पाई, बिना तलवार उठाए, बिना युद्ध किए। यही सच्ची रानी थी। सीख, जो चीजें दिखती हैं वह हमेशा सच्ची नहीं होती, और जो सच्ची होती हैं वो हमेशा दिखती हैं।